दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के शब्द साक्षी कार्यक्रम में आज हम एक और नए विषय के साथ आपसे जुड़े हुए हैं और वह विषय है साहित्य और समाज का क्या संबंध है, वो एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर राकेश राणा जी। प्रोफेसर राकेश राणा जी एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र विभाग में, और उनका जो पठन पाठन का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। वो लगातार अनेक पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में लिखते रहते हैं। उनके लेख न केवल यहाँ राजस्थान और अन्य अन्य राज्यों में प्रकाशित होते रहते हैं। वो एक भ्रमणशील व्यक्ति हैं और समाज को नजदीक से जाकर के देखते हैं। अपने छात्र जीवन में जब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे थे और छात्र स्टूडेंट यूनियन से वो जुड़े हुए थे, तो वहाँ यंग सोशल साइंटिस्ट करके आपने एक संगठन बनाया जो आज भी लगातार काम कर रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द पाठशाला ऑनलाइन के कार्यक्रम में। धन्यवाद सुमित जी। तो हम आज की पाठशाला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो हम यही जानते हैं कि जो छात्र जीवन में आप जब रहे हो, यंग सोशल साइंटिस्ट करके जो आपने एक संगठन तैयार किया, वहां से धीरे धीरे जो यात्रा चली, आज आप प्रोफेसर हैं। फिर आगे इससे अलग चर्चा करेंगे, अभी इसी पे बात करते हैं। जी सुमित जी, आपने एक पुरानी बात याद दिला दी। यंग सोशल साइंटिस्ट एसोसिएशन जब सब साथियों ने मिलके पीएचडी कंप्लीट हुई और हम लोगों ने बनाई और उसके प्लेटफॉर्म पर कई बड़े आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किए, उसमें आप सब नए साथियों का भी बहुत सहयोग था। वो बेसिकली बेरोजगारी के दिनों का एक इनोवेशन था और अपने जितने भी साथी मेरे अलग अलग डिसिप्लिन से जुड़े थे, पॉलिटिकल साइंस से, सोशोलॉजी से, साइकोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, लिटरेचर से, उन सबको एक साथ मैंने एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की और उसके पीछे मेरा यही मंतव्य था कि हम सब मिलकर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ गाहे बगाहे समय समय पर कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं आयोजित करें, सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित करें जो उस इस समय की, इस दौर की रिलेवेंट है और जिनकी जरूरत है, जिन पर समाज में एक नैरेटिव बनाने की जरूरत है। कैंपस के दौरान उन दिनों 2003 में जब ये ऑर्गेनाइजेशन हमने एक इनफॉर्मल रूप में बनाया, तो हमारे कई टीचर्स ने इसमें हमें बहुत गाइड किया, सहयोग किया। प्रोफेसर अर्चना शर्मा पॉलिटिकल साइंस में मैम थी जी, और दत्ता साहब रशियन डिपार्टमेंट के थे, और भी कई विषयों के हमारे खुद सोशोलॉजी के भी टीचर हमारी बैकग्राउंड में हमें सपोर्ट करते थे। प्रोफेसर आरपी सिंह जी वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया कि कोई बात नहीं, आपको अगर किसी तरह की फाइनेंशियल इश्यूज की जरूरत होगी तो उन्हें हम विश्वविद्यालय से कहीं किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे और तुम एक अकादमिक काम कर रहे हो, करो। तो हमने एक राष्ट्रीय स्तर का नेशनल सेमिनार पूरे देश भर से इंटेलेक्चुअल्स को बुलाया और पहला सेमिनार मुझे याद है हमने ऑर्गेनाइज किया, ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, कि विकासशील समाजों में जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं, कैसा उनका फ्यूचर है। इस पर हमने दिल्ली से योगेंद्र यादव जी, अभय कुमार दुबे जी, सेठ साहब, तमाम इन बड़े बड़े लोगों को हमने बुलाया। जेएनयू से प्रोफेसर आनंद कुमार, बीके नागला साहब, और तब मतलब एक जोश भी था और अलग अलग डिसिप्लिन से सब विद्वानों को बुलाए, शेखर पाठक जी को बुलाया देहरादून से, और एक अच्छा सफल प्रयोग वो रहा। हम लोगों की एक ट्रेनिंग भी हुई और हमारी टीम में भी एक उत्साह भरा। उसके बाद से हम लगातार इस तरह से छोटे छोटे कुछ ना कुछ करते रहे और आज भी उसे छोटा छोटे रूप में कहीं ना कहीं हम चलाते रहे। जी, इसीलिए मेरा मन हुआ कि उस संदर्भ में, चूंकि आप समाजशास्त्र को न केवल पढ़ते हैं, बाकी अलग अलग समाज में आप क्षेत्रों के हिसाब से भी घूमते हैं, स्टेट के हिसाब से भी, और पठन पाठन का भी एक हिस्सा है आपके पास में। तो साहित्य जो है समाज को किस रूप में प्रभावित करता है
और साहित्य और समाज का संबंध किस रूप में आप देखते हैं? सुमित जी, आप तो खुद साहित्य के एक प्रबुद्ध युवा विद्वान हैं और मुझसे ज्यादा साहित्य की समझ आप रखते हैं। मैं तो एक सोशल साइंटिस्ट की अप्रोच से साहित्य को जैसे पढ़ता पढ़ाता हूँ, उस दृष्टि से ये मानता हूँ कि साहित्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों में एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। दोनों एक दूसरे को बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट करते हैं। साहित्य और समाज का रिश्ता आज से नहीं, जब से ह्यूमन बीइंग इस प्लेनेट पर आया है, इस धरती पर आया है, उसने अपने मनोभावों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को लगातार किसी रूप में सोचने, समझने, चिंतन करने, लेखन करने, उसको किसी ना किसी फॉर्म में शुरू से रहा है और उसी का एक प्रतिफलन साहित्य के रूप में हमारे सामने आया। साहित्य समाज के लिए एक रोड मैप बनाने का काम करता है। मनुष्य का या मानव के जीवन में जो भी सुख हैं, दुख हैं और एक आगे बढ़ने की उनकी जिज्ञासा है, इन तमाम दृष्टियों से वो अपने समय के हिसाब से, अपने समय के सरोकारों के हिसाब से, अपने समय के प्रश्नों के हिसाब से व्यक्ति साहित्य की रचना करता है और साहित्य उन्हीं चीजों को समाज से निकलवाने का प्रयास करता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उस समय की आवश्यकता है। जी। तो ये जो एक साहित्यकार समाज का संबंध है, ये अटूट है और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, पूरक। जी, मैं ऐसे देखता हूँ। जी, जी सर। एक ये होता है कि साहित्य की उत्पत्ति पहले है, यानी कि समाज का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है या साहित्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है। यस, जैसे यस। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ, जब तुलसीदास जी रामचरितमानस जिसको कहेंगे पढ़ लिखा जा रहा था, उस समय जो समाज था वो उस तरह का नहीं था। आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो उस साहित्य का प्रभाव पूरे भारत के समाज पर पड़ा और न केवल भारत के, जहां जहां भी भारतीय लोग रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। बेसिकली जो उदाहरण आपने लिया है तुलसीदास जी का और उनका, इसे हमें ऐसे समझने की जरूरत है। बेसिकली साहित्य हम जब रचते हैं या एक साहित्यकार अपनी रचना को रचता है या एक सोशल साइंटिस्ट अपने दायरे में कुछ समझने, खोजने की कोशिश करता है और उस दिशा में कुछ लेखन आबद्ध करता है, तो ये बेसिकली अपने समय की ज़रूरतों, अपने जो उसके आसपास की समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उन्हें देखने की कोशिश करता है। इसमें दो पार्ट में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हमारा साहित्य इस पर केंद्रित होता है कि हमें कुछ फ्यूचर में कंस्ट्रक्टिव करना है या हम जिसे कहें कि हम एक तरक्की पसंद दृष्टिकोण के साथ कुछ चिंतन करते हैं, प्लान करते हैं, तो उससे साहित्य का एक सकारात्मक रूप प्रतिफलित होता है। जिस तरह से आपने कहा कि तुलसी जी ने उस समय लिखी, बेसिकली एक आदर्श समाज व्यवस्था के निर्माण का द्योतक रामायण है। एक आदर्श समाज व्यवस्था के निर्माण का प्रयास महाभारत की रचना है, क्योंकि इनके आप देखेंगे कि दोनों के केंद्र में क्या है कि कैसे एक आदर्श परिवार व्यवस्था स्थापित हो, कैसे भारतीय समाज में उन सामाजिक मूल्यों की स्थापना हो जो एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना को स्थापित कर सके। इसीलिए शायद तुलसीदास जी अपने रामायण रचना में राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम परिवार की कल्पना करते हैं, एक आदर्श समाज एक आदर्श समाज व्यवस्था, जी, है ना। क्योंकि हम अगर ये देख रहे हैं कि हमारे सामने समाज में उथल पुथल है, समाज में हिंसा है, आतंक है, अव्यवस्था है, तो कैसे उसे व्यवस्थित किया जाए, इसमें उस तरह के साहित्य निर्माण की एक बड़ी भूमिका होती है। और इस तरह के जो महाकाव्य हैं तब साहित्य के फलक पर उतर कर आते हैं और समाज का युगों युगों तक दिशा निर्देशन करते हैं। मैं अपने इन दोनों ग्रंथों को ऐसे देखता हूं कि रामायण हमारा एक
थ्योरिटिकल इपिक है, एक थ्योरिटिकल महाकाव्य है, थ्योरिटिकल ग्रंथ है। उन्होंने हमें अपने समाज को गढ़ने का, चलाने का, बनाने का एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किया है कि कैसे भारतीय सामाजिक संरचना में मूल्य हो, कैसे एक आदर्श परिवार की व्यवस्था स्थापित हो, कैसे एक राम राज्य की व्यवस्था का समाज हम संचालित कर सके। ये हमें राम के जीवन में, रामायण में ये सब परिलक्षित होता है। जब हम श्री कृष्ण जी के उपदेश को देखते हैं, महाभारत के उस पूरे दौर को देखते हैं, तो वो एकदम अप्लाइड फॉर्म है, उसकी व्यवहारिक फॉर्म है, उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है कि एक समाज प्रैक्टिकल में किस तरह से अपने सत्ता संबंधों को लेकर जूझता है, अपनी संपत्ति को लेकर जूझता है ना, जो एक समाज का सीधा साक्षात्कार रूप हमें दिखाता है। वो खाली किसी एक आदर्शात्मक व्यवस्था के साथ नहीं जाता है, वो एक प्रैक्टिकल रोड मैप के तहत बताता है कि समाज में ये सब भी हम झेलते हैं, देखते हैं, घड़ते हैं, लेकिन अंत जीत सत्य की होती है। और कैसे किन भारतीय मूल्यों को कैसे जीना है, त्याग के साथ जीना है ना, किस लोभ लालच का क्या अंत है, किस दुर्दशा में उसका समापन होता है। तो ये जो साहित्य रचना की दो कृतियों की आपने एक इशारा किया है, ये हमें दोनों, एक हमारा थ्योरी है, एक हमारा प्रैक्टिकल है, और दोनों हमारे बीच उस तरह के पात्र हैं, एक राम है, एक श्री कृष्ण है, जो एक पूरी समाज व्यवस्था को अपने ढंग से स्थापित करने का, गढ़ने का और एक आदर्श स्थापित करते हैं। जी जी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसा आपने कहा कि जो साहित्य है वो समाज का जो निर्माण है वो उस रूप में करता है कि उसकी आवश्यकताएं क्या है और कैसे एक आदर्श व्यवस्था स्थापित हो सकती है। लेकिन अगर हम वर्तमान के संदर्भों को देखते हैं तो साहित्यकार अधिकांशतः लगता है कि वो समाज से प्रभावित होकर के रचनाएं लिख रहा है, और अगर वो समाज से प्रभावित होकर के लिख रहा है तो इसका मतलब कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो समाज का प्रतिबिंब उस साहित्य में देख लेंगी। लेकिन यही प्रतिबिंब वो इतिहास में भी देख सकती हैं, जबकि साहित्यकार और इतिहासकार का जो मूल अंतर है, इतिहास जो है पीछे बीती गई जो स्मृतियां हैं, जो वाक्यांश हुए हैं, उनको हमारे सामने रखता है, और साहित्यकार की एक विशेषता ये होती है कि उसके पास एक प्रज्ञा होती है, आने वाले समय को देख सकता है। तो इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? बहुत ही आपका विद्वतापूर्ण सवाल है सुमित जी। आपने इतिहास को, साहित्य को, समाज को एक साथ नत्थी कर दिया है। इसे हमें थोड़ा सा ये करके भी देखने की जरूरत है, शायद मैं समझता हूँ कि साहित्य एक व्यापक चीज है और इतिहास एक उन स्मृतियों का खास खाका है, खास ढांचा है जो हमने सेलेक्ट की है। इतिहास में और अतीत में फर्क है। अतीत तो एक समंदर की तरह है, उसमें सब कुछ है, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जनजीवन, संस्कृति, वो तो हर समाज का एक पूरा अतीत है जो भी कुछ है। लेकिन इतिहास का थोड़ा दायरा हम सीमित करते हैं और एक इतिहासकार चीजों को सेलेक्ट करता है, और एक इतिहास, सच्चे इतिहासकार की भूमिका भी यही है कि वो उन सेलेक्टेड चीजों को कैसे बुनता है, कैसे कोरिलेट करता है और कैसे अपने समाज की व्याख्या करता है। क्योंकि इतिहास का मुख्य काम है बेसिकली, जो मैं समझता हूं, अगर किसी समाज में एक पॉजिटिव रोल में इतिहास को हम देखते हैं तो वो अपने समाज की, अपने दौर की, अपने समय की कितनी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन दे रहा है, कितनी प्रगतिशील व्याख्याएं दे रहा है। अगर इतिहास प्रगतिशील व्याख्याएं दे रहा है तो वो एक पॉजिटिव रोल में है। अगर इतिहास सिर्फ उन चीजों को सेलेक्ट करके हमारे सामने रख रखा है कि उन आक्रांताओं ने हम पर ऐसे हमला किया था, हम उन पर हमला करें, उन्होंने हमारे देश पर ऐसे कब्जा किया था, हम उन पर जाकर कब्जा करें, इतिहास
खाली अगर युद्ध, हिंसा, आतंक इन्हीं चीजों तक सीमित है तो वो कोई प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन या कोई विजन या वो दृष्टि नहीं दे रहा है। इसलिए एक अच्छे और सच्चे इतिहासकार का ये पुनीत दायित्व है कि वो अपने इवेंट्स को इस तरह से कोरिलेट करे उन ऐतिहासिक घटनाओं को कि समाज के सामने उनके माध्यम से कोई प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत हो सके और मौजूदा पीढ़ियां और भावी पीढ़ियां उस इतिहास से कोई सबक ले सके। यानी कि इतिहासकार को एक सकारात्मक पक्ष जरूर रखना चाहिए क्योंकि इतिहास लेखन बेसिकली चुनिंदा घटनाओं का होता है। इतिहास पूरे अतीत का तो संभव नहीं है ना जी। लेकिन साहित्य के साथ ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है, साहित्य में ये व्यापक दृष्टि है। आप देखेंगे कि साहित्य से कुछ अछूता नहीं रहता, वो हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि पर्यावरणीय स्थितियां भी उस दौर की, उस समय की क्या थी, ये भी हमें वो कहानियां साहित्य के जरिए बताती जी। तो साहित्य इतिहास से कहीं ज्यादा व्यापक फलक रखता है, व्यापक दृष्टिकोण रखता है और उसके माध्यम से हमें ऐसे ही हम साहित्य को समाज का दर्पण नहीं कहते, उसमें पूरा रिफ्लेक्ट समाज होता है। अब उनमें से हम अपनी सामाजिक स्थितियों को सामने रखकर साहित्य की रचना करते हैं तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। राजनीतिक दृष्टियों को रख के करते हैं तो अलग तरह के दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक पक्ष की तरफ साहित्य का अलग झुकाव हो जाता है तो हम थोड़े से और संकुचित होने लगते हैं और जब डेवलपमेंट फोकस कोई साहित्य करने लगता है तो उसके और पॉजिटिव होने लगते हैं। जी जी जी। जो साहित्य है उसमें समाज की समस्याओं का चित्रण क्यों आवश्यक है, और जो साहित्यकार है चूंकि वो भी उसी समाज का एक हिस्सा है और निश्चित रूप से वो उन घटनाओं से, उन परिवेश से प्रभावित होता है, तो जो परिवेश उसको प्रभावित करते हैं वो एक अन्य कारण है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अलग अलग समस्याएं हैं उनका चित्रण जब तक साहित्य में ना हो, क्या उसको पूर्ण साहित्य माना जाए? बहुत अच्छा सवाल सुमित जी। सामाजिक समस्याओं का चित्रण साहित्य की एक, मैं कहता हूं, प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि कोई भी समस्या अपने प्राइमरी फेज में समस्या है, जब तक हम उसे नैरेटिव बनाने की तरफ लेकर नहीं जाएंगे तो वो मुद्दा नहीं बनेगा। समस्या से मुद्दा बनाने के लिए उसे विचार विमर्श में, डिस्कोर्स में लाना जरूरी है, नैरेटिव बनाना जरूरी है और उसे फिर समाज के बीच एक मुद्दे के रूप में पहुंचाना जरूरी है ताकि उन समस्याओं के कुछ समाधान समाज के स्तर पर खोजे जा सके। और समाज के स्तर पर भी अगर नहीं खोजे जा सकते हैं तो फिर उन मुद्दों को, उन समस्याओं को आगे शिफ्ट किया जाता है, वो है राजनीतिक दायरा। जी। तो इस दृष्टि को, जैसे आपने कहा कि साहित्यकार खुद उस समाज का हिस्सा होता है जिसमें वे समस्याएं हैं, इसे हम एक उदाहरण से अपने भारतीय समाज में समझ सकते हैं। जैसे हमारे समाज में दलित साहित्य उभरा, या अभी 21वीं सदी में एक बड़े स्तर पर स्त्री साहित्य उभर रहा है, नारीवादी साहित्य उभर रहा है, और आदिवासी विमर्श और दलित विमर्श। तो सबसे पहले स्तर पर दलित साहित्यकारों ने ही बेसिकली दलित मुद्दों पर, दलित समस्याओं पर लेखन शुरू किया। लेकिन चूंकि समाज और साहित्यकार की पूंजी संवेदनशीलता होती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो अगर लोगों के बीच किसी फॉर्म में कोई विमर्श गया उस पर समाज के दूसरे कोने, दूसरे हिस्से सक्रिय नहीं होंगे। उस पर जो गैर दलित साहित्यकार थे उन्होंने भी बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर दलित इश्यूज को लेकर एक विमर्श खड़ा किया और उसका परिणाम आज ये है कि दलित आंदोलन, दलित पहचान, दलित राजनीति उस दलित साहित्य से उभरकर आज पूरे देश में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। और इतना ही नहीं, प्राइमरी फॉर्म में दलित साहित्य जरूर
बहुत सारी दलित पीड़ाओं से, बहुत सारे सौंदर्य बोध के अभाव में, है ना, उस तरह से रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन अब उसी दलित क्लास में जो नया दलित मिडिल क्लास है, जी। उसमें जो युवा साहित्यकार हैं, दलित साहित्यकार हैं, उन्होंने एक अच्छा साहित्य रचना शुरू कर दिया। जी। लेकिन प्राइमरी फॉर्म उस आंदोलन की उन्हीं पीड़ाओं से, उन्हीं अपनी सामाजिक समस्याओं से उभरी, है ना। जैसे आप शुरुआत के फेज में देखेंगे कि बहुत सारे दलित साहित्यकारों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की हाँ झूठन जी। का उदाहरण है, डॉक्टर तुलसीराम जी की मुर्दैया जैसी आत्मकथा जो इतनी पॉपुलर हुई। तो उनमें एक मुख्य धारा के साहित्यकारों ने उनकी बड़ी आलोचनाएं इसीलिए की कि इन साहित्यकारों ने सिवाय पीड़ा के, दर्द के, इन्हें साहित्य में कुछ और दिखा नहीं। ऐसा नहीं था, जबकि उनके पास तो पीड़ाएं थी, उसी है को ना। बयान कर रहे उसे हैं। अगर वो ना रचते तो क्या मुख्य धारा का साहित्य आज उस तरह से दलित साहित्य को, दलित मुद्दों को, दलित राजनीति को अख्तियार करता? शायद नहीं। नहीं। तो इसलिए सामाजिक समस्याओं का साहित्यिक दायरों में आना एक आवश्यक परिघटना है, और ये होता रहा है और ये होता ही रहना चाहिए। प्रेमचंद का साहित्य इसका एक और सशक्त उदाहरण है कि उन्होंने तमाम किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं उस दौर में जब बिल्कुल एक अलग तरह से की चीजें रची उन्होंने, तो ये एक अटूट संबंध है। जी। सर, एक हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से हम आप उसको कोरिलेट कर रहे हैं कि समाज और साहित्य का संबंध है, वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, फिर उसके अलग अलग विमर्श हो सकते हैं। ये एक विषय हुआ। अब इसी को हम अगर आज के संदर्भ में बात करें, साहित्य समाज को किस रूप में प्रभावित कर रहा है या समाज साहित्य को किस रूप में प्रभावित करता है, ये चर्चा का एक विषय हुआ। लेकिन वर्तमान संदर्भों में साहित्य के पठन पाठन की रुचि ही लगभग समाप्त है, और जो सोशल मीडिया आया है, हमारा आप भी उसी पे बात कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ये प्रभावित होने वाली जो घटनाएं या जुड़ने वाली जो घटनाएं हैं, ये नई तकनीकी युग में जो नया युवा है वो स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल को, जो थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा वहीं पढ़ पा रहा है, यानी मेरा कहने का लबोलुभाव ये हुआ कि पढ़ने की रुचि कम हुई है, किताबों की उपलब्धता उस रूप में कम हुई है। तो क्या आज भी साहित्य उतना प्रभावशाली रह जा रहा है? जैसे आपने प्रेमचंद की बात की कि आज तक लोग पढ़ते हैं, उदाहरण देते हैं, वो एक कालजयी रचना हुई। आज कालजयी जैसा कुछ नहीं है, हर मिनट चीजें बदल रही हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? इस संदर्भ में साहित्य कितना प्रभावित कर पा रहा है? बेसिकली सुमित जी, ये बहुत ही सामाजिक महत्व का सवाल आपने पूछा है। ये अकादमिक चैलेंज से ज्यादा एक सोशल चैलेंज है। बेसिकली ये आज की परिस्थितियां हैं, पूरी दुनिया में जो चीजें बदली हैं 21वीं सदी में, एक नए ढंग के समाज की तरफ, एक नई दुनिया की तरफ पूरी दुनिया बढ़ रही है। ये उसके आवश्यक प्रतिफलन है, ये होगा ही, इसे रोका नहीं जा सकता। इसके पीछे जो फोर्सेस हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि उन्हें हम खाली एक बहुत भावुक आग्रह से नहीं रोक सकते हैं। और इसलिए मैं भावुक आग्रह कह रहा हूं कि हम ये जो मानकर चल रहे हैं कि आजकल साहित्य में रुचि घट गई है, या युवाओं में या समाज में साहित्य उस हिसाब से रचा नहीं जा रहा है, बल्कि मुझे थोड़ा उल्टा लग रहा है। आप उसके उस स्तर पर तो कह सकते हैं कि भाषाई प्रतिबद्धता कम हुई है, उसकी क्वालिटी पर कुछ चीजें खड़ी हुई हैं, इसके भी कारण हैं। वो सब क्यों हुई है? बेसिकली ये पोस्ट मॉडर्न एरा है। आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, उस पोस्ट मॉडर्निटी की थ्योरी को आप मुझसे ज्यादा, ये जो उत्तर आधुनिकता का दौर है, ये पोस्ट ट्रुथ भी कह रहे हैं इसको लोग, है ना, सच से भी आगे चली गई है जी, है ना। और इसमें चीजें रोकी नहीं रुकेंगी, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, मीडिया आ गया है, बाजार आ गया है, और ये सारे इतने ताकतवर फोर्सेस हैं कि इनके झोंकों में बड़ी बड़ी चीजें बह रही हैं, है ना। इसलिए आप अगर उस तरह की परिशुद्धताओं के संदर्भ में साहित्य में ये देख रहे हैं
के एक भटकाव है। मैं इसे भटकाव इसलिए नहीं मानता कि ये भटकाव नहीं है, एक अटकाव है। ये चीजें थोड़ी बहुत देर के लिए अटकेंगी, लेकिन जैसा भारतीय समाज का नेचर है, वो ज्यादा दिन भी चीजों के साथ नहीं बहता है और वो अपने ढंग से चीजों को मोल्ड कर लेता है। इंटरनेट की ताकत है ना। तो इससे आजकल साहित्य पूरी दुनिया में पहुंचा है। जी। पहले जहां चुनिंदा शौकीन लोगों की अलमारियों और ड्राइंग रूमों की शोभा किताबें होती थी, अब पूरे डेमोक्रेटिक वे में एक आम आदमी तक जा रहा है। जातीय साहित्य व्यापक स्तर पर रचा जा रहा है। टनों सूचनाओं का लेन देन व्हाट्सएप के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए रोज होता है। तो साहित्य के फॉर्मेट भी चेंज हो रहे हैं और उस तरह अनुवाद की में भी शायद कालजयी रचनाओं का पर भी मैं थोड़ा सा उसे, हालांकि किसी विद्वान को थोड़ा सा अगर ये ना लगे तो मैं क्षमा के साथ कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आजकल चेतन भगत के कितने दीवाने हैं युवा, कितने पढ़े जा रहे हैं, है ना। या और ऐसे ढेरों ऐसे लोग हैं कितने पढ़े जा रहे हैं। भले उन्हें आप ज्ञानपीठ ना दे रहे हो, भले आप उन्हें जो है भारतीय पुरस्कार ना दे रहे हो, है ना। ये एक अलग दौर है, यानी कि साहित्यकारों की भी अपनी एक अलग क्या कहेंगे उसको गुण है। यस है ना। और ये अभी और मिलेगा। अभी ये बाढ़ है, अभी बाढ़ की स्थिति है, क्योंकि ये चीजें सब, ये जो फोर्सेज हैं सब मैंने बताया आपको, मीडिया है, मार्केट है, इंटरनेट है, बाजार है, इसने बाढ़ जैसी स्थिति, अब बाढ़ जैसी अपनी स्थिति को कंट्रोल करेगी, फॉर्म लेंगी, नई नदियां बनेंगी, नए नाले बनेंगे, नए रास्ते बनेंगे, तो साहित्यिक नई नई धाराएं उभरेंगी, नई नई चीजें बनेंगी। तो ये अपने आप में मैं इसे एक पॉजिटिव साइन के रूप में लेता हूँ। जी नहीं बिल्कुल, हम भी उस तरह से तो हर व्यक्ति को सहमत होना पड़ेगा और व्यवस्थाएं भी है। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रॉपर पुस्तकों के प्रति उतना मोह नहीं है। इंटरनेट पे हालांकि पहले से कई लाख गुना चीजें ज्यादा उपलब्ध है और अनुवाद भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो उस माध्यम के उस भाषा को नहीं समझ सकते तो उसका अनुवाद अब हर जगह उपलब्ध है और आप देश दुनिया की तमाम पुस्तकों का अनुवाद अपनी भाषा में सीख सकते हैं। ये आपने सर बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया विस्तार से, समाज की आवश्यकता और उसका संबंध किस तरह से है और वर्तमान परिदृश्य में वो किस रूप में महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दोस्तों साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आगे फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।